हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त अनिल कुमार यादव। आज हम अध्ययन करेंगे हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है वर्ण विचार। वर्ण विचार क्या है, वर्ण किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इन सब पर हम अध्ययन करेंगे आज। और इसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी देखेंगे जो सी-टेट और स्टेट-टेट एवं यूपीएसआई तथा स्टेट परीक्षाओं में जहाँ से हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ उन परीक्षाओं के लिए अब महत्वपूर्ण होगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला जो टॉपिक है वह है वर्ण विचार। देखते हैं क्या है। तो वर्ण किसे कहते हैं। सबसे पहले यह प्रश्न होता है कि वर्ण क्या है, वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जो अखंडनीय हो, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। यानी वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जो अखंडनीय है, जिसका खंड नहीं किया जा सकता, यानी जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। और इसके साथ साथ यहाँ प्रश्न यह भी होता है कि यह भाषा की सबसे छोटी अथवा प्राथमिक इकाई है। वर्ण क्या है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी या प्राथमिक इकाई है। ध्वनि को वस्तुतः भाषा की बुनियाद माना जाता है। ये ध्वनियाँ मनुष्य तथा अन्य पशु पक्षियों में स्वर यंत्र, कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि स्वर यंत्र क्या क्या है। तो फेफड़ा है, ग्रसनी है, जिह्वा है, तालु है, दंत है, ओष्ठ, नासिका की सहायता से उत्पन्न होते हैं, जिनका लिखित रूप ही क्या कहलाता है, वर्ण। यानी ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। ध्वनि केवल क्या होती है, श्रुत होती है, ये केवल सुनी जाती है, जबकि वर्ण क्या है, ध्वनि का लिखित रूप है। ध्वनि का लिखित रूप क्या है, वर्ण है। तो वर्ण क्या है, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जो अखंडनीय है, जिसका खंड नहीं किया जाता। यह भाषा की सबसे छोटी या प्राथमिक इकाई कही जाती है। इसके बाद वर्ण जो होते हैं यह दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है स्वर, दूसरा व्यंजन। तो वर्ण क्या है, यह अखंडनीय है, भाषा की सबसे छोटी या मूल इकाई है, जिसको विभाजित यानी टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता, उसी को हम वर्ण कहते हैं। इसके बाद स्वर, वर्ण दो भागों में बटा हुआ है, स्वर है और व्यंजन। स्वर स्वतंत्र, स्वर ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। और ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसको हम व्यंजन कहते हैं। तो स्वर जैसे अ, आ, ई, उ, जो हिंदी में स्वरों की संख्या है वह 13 है। इसके साथ साथ व्यंजन जो है इनकी संख्या 33 है। क, ख, ग, घ, न, ये क्या है, व्यंजन है। जैसे क बोलने के लिए क प्लस अ दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, क और अ से। तो यह स्वर की सहायता से बोला जा रहा है, इसीलिए व्यंजन जो होते हैं यह स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। यह स्वतंत्र नहीं होते हैं, इनके उच्चारण में स्वर का भी उपयोग किया जाता है। तो स्वर और व्यंजन में पहला भेद यह होता है कि स्वर के उच्चारण में वायु की गति आबाद रहती है, जबकि व्यंजन में साबाद रहती है। दूसरा, स्वर अधिक मुखर होते हैं जबकि व्यंजन कम मुखर होते हैं। इसके बाद देखेंगे, अब इसमें पहला देख लेंगे हम लोग स्वर क्या है। स्वर वे मूल वर्ण हैं जिनका उच्चारण क्या होता है, स्वतंत्रतापूर्वक होता है। इससे पहले बताया गया है कि स्वर क्या है। तो स्वर वे मूल वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्रतापूर्वक होता है, अर्थात ये बिना किसी के सहायता के कंठ से स्वतः फूट कर आते हैं। ये व्यंजन वर्णों के उच्चारण में उनकी सहायता भी करते हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु मूल स्वरों की संख्या को 10 स्वीकार करते हैं, जबकि कुछ विद्वान इनकी संख्या 11 मानते हैं। मतभेद ऋषि को लेकर के है, क्योंकि इसमें यह जो ऋषि है इसमें स्वर और व्यंजन दोनों का मेल पाया जाता है। ऋषि स्वर और व्यंजन दोनों से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए मतभेद इसी को लेकर है, क्योंकि इसमें स्वर और व्यंजन दोनों का मेल पाया जाता है। अयोग्यवाह अंग और अह स्वर जो होते हैं ये अयोग्यवाह स्वर कहलाते हैं। ध्वनियों को मिला देने पर इनकी कुल संख्या जो हो जाती है 13 हो जाती है। तो स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, 13 होती है। लेकिन
अगर प्रश्न पूछा जाता है कि पंडित कामता प्रसाद गुरु ने कितने स्वरों को स्वीकार किया था, तो 10 स्वरों को स्वीकार किया गया था। अगर वैसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि स्वर की संख्या 13 होती है। इसमें जो अंग और अ है इसको अयोग्यवाह स्वर कहते हैं। देख लेंगे इसके बाद, जैसे कि अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ये 10 स्वर हैं। ऋषि जो है र और ई एक व्यंजन है, एक स्वर है। यानी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा स्वर है जो व्यंजन और स्वर दोनों के मेल से बना हुआ है। तो ऋषि जो है ऐसा स्वर है जो व्यंजन और स्वर दोनों के योग से मिलकर बना हुआ है। व्यंजन र और ई क्या है, स्वर है। इसके साथ साथ अयोग्यवाह स्वर अंग और अह को अयोग्यवाह स्वर कहते हैं। इसमें जो अंग है इसको हम अनुस्वार स्वर कहते हैं, जबकि विसर्ग स्वर अह को कहते हैं। तो जो टोटल हमारा संख्या होगा, काउंट करेंगे तो स्वरों की संख्या कितनी होंगी, 13। अब यहाँ पे देख लेते हैं, नोट में दिया हुआ है कि ऋषि जो है हिंदी के केवल तत्सम शब्दों में ही इसका प्रयोग किया जाता है। तो तत्सम शब्द क्या है? तत्सम शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत से आए हुए हैं और उनका आज उसी रूप में प्रयोग हो रहा है, तो ऐसे शब्द को हम कहते हैं तत्सम शब्द। जैसे कि अगर किसी भी शब्द में ऋषि का प्रयोग है तो वहाँ पे आप कहेंगे कि वह जो शब्द है तत्सम शब्द कहलाता है। इसके साथ साथ प्रश्न यह भी पूछता है कि ऋषि में व्यंजन और स्वर दोनों का योग है या किससे मिलकर बना हुआ है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऋषि जो है किससे मिलकर बना है, तो यह व्यंजन और स्वर दोनों से मिलकर बना हुआ है। व्यंजन में इसमें र है और स्वर में इसमें ई, दोनों का जब योग होता है तो ऋषि का निर्माण होता है। विसर्ग का प्रयोग अधिकतर इसके साथ साथ विसर्ग का प्रयोग कहाँ पे होता है, तो विसर्ग का भी प्रयोग अधिकतर तत्सम शब्दों में ही मिलता है। जैसे प्रातः, यह क्या है, प्रातः जो शब्द है यह तत्सम शब्द है। इसके साथ साथ अनुस्वार और विसर्ग न तो स्वर है और न ही व्यंजन है, परंतु फिर भी इनको स्वरों के साथ रखते हैं, इसलिए आचार्य किशोरी दास ने इन्हें अयोग्यवाह ध्वनि कहते हैं, अर्थात जो योग न होने पर भी साथ रहे। अंग और अ कैसा स्वर है, अयोग्यवाह स्वर है। इसके बाद हम लोग देखेंगे स्वरों का वर्गीकरण। स्वर जो हैं वह कितने भागों में विभाजित किए गए हैं। तो स्वरों का जो वर्गीकरण है, समय की मात्रा, जिह्वा, ओष्ठ, मुख, विवर, नासिका, जाति, वर्णमेल इत्यादि विभिन्न उच्चारण स्थान के आधार पर किए जाते हैं, जिनका विवरण निम्नलिखित है। यानी स्वरों का जो वर्गीकरण किया गया है, कई प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, जिसको हम लोग देखेंगे आगे। जैसे उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। तो उच्चारण में लगने वाले स्वरों के आधार पर इनका जो वर्गीकरण किया गया है, इसमें पहला बताया गया है कि हास्य स्वर क्या है। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण लघु होता है, इनके उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है। यानी ऐसा स्वर जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगे और इनके उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है, तो इसलिए इनको हम एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। इनकी कुल संख्या 4 है और जैसा देख रहे हैं केवल एक मात्रा है। यहाँ पे जो 4 स्वर दिए गए हैं इसको हम हास्य स्वर कहते हैं। जो 4 हैं इसमें केवल एक मात्रा है, अ, ई, उ, ऋषि, केवल एक मात्रा है। तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में लघु समय लगता है और जिनमें केवल एक मात्रा होता है, तो ऐसे स्वर को हम क्या कहते हैं, हास्य स्वर। इनको हम एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। इनकी टोटल संख्या कितनी है, 4 है। अ, ई, उ, ऋषि, इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। कभी कभी प्रश्न पूछता है कि मूल स्वर क्या है, तो मूल स्वर अ, ई, उ, ऋषि को हम लोग मूल स्वर कहते हैं। यह हास्य स्वर भी है, यह एक मात्रिक स्वर भी है। इसके बाद दीर्घ स्वर या ऐसे स्वर, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, ऐसे स्वर जो उच्चारण में दीर्घ होते हैं, यानी इनके उच्चारण में अधिक समय लगता है और इनमें 2 मात्रा का समय लगता है, इसलिए इनको हम द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या 3 है, अ, ई, उ।
यानी ऐसा स्वर जिनके उच्चारण में अधिक समय लगे और इनमें दो मात्रा का प्रयोग होता हो, तो ऐसे स्वर को हम क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर। इनकी टोटल संख्या जो है 3 है। आ 2 मात्रा है, ई में भी 2 मात्रा है और ऊ में भी 2 मात्रा है, तो इसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। यह सजाती होते हैं। यह कैसे होते हैं? सजाती होते हैं। जैसे आ का निर्माण जो है वह आ का जो निर्माण है, इसका निर्माण जो हुआ है दो अ के मिलने से बना है, यानी अ प्लस अ, यानी दोनों सजाती हैं, एक ही प्रकार के स्वर है, तो इन दोनों के मिलने से बन जाता है आ। इसी तरह से 2 ई के मिलने से बन जाता है बड़ी ई, और 2 ऊ के मिलने से बन जाता है बड़ा ऊ। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे संयुक्त स्वर क्या है। संयुक्त स्वर क्या है? ऐसे स्वर जो दो विजातीय असवर्णी स्वरों के मेल से बनते हैं उन्हें हम संयुक्त स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। ए ओ औ। इनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, यानी संयुक्त स्वर के उच्चारण में भी 2 मात्रा का समय लगता है। लेकिन जब इनका निर्माण होता है संयुक्त स्वर का, तो ये जो स्वर होते हैं यह विजातीय होते हैं, यानी 2 अलग अलग स्वर होते हैं। जैसे कि अ हो गया और ई हो गया, तो अलग अलग स्वर है। जब आपस में इनका योग होता है तो संयुक्त स्वर ए बनता है। उसी तरह से आ और ए जब आपस में मिलते हैं तो ए संयुक्त स्वर का निर्माण होता है। अ प्लस ओ संयुक्त स्वर का निर्माण होता है। आ प्लस ओ संयुक्त स्वर का निर्माण हो जाता है। यानी दोनों क्या है? विजातीय स्वर जब आपस में मिलते हैं तो संयुक्त स्वर का निर्माण होता है। इनकी संख्या जो होती है 4 है। ए ओ औ। इनके भी उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। चूँकि यहाँ पे 2 वर्णों का मेल हुआ है, इसलिए कभी कभी संयुक्त स्वर को दीर्घ स्वर के अंतर्गत मान्यता प्रदान की जाती है। ऐसी स्थिति में दीर्घ स्वरों की संख्या टोटल हो जाएगी 3 + 4। दीर्घ स्वर बताया गया है। दीर्घ स्वर जो है वह है आ ई ऊ। दीर्घ स्वर का निर्माण जो होता है 2 सजाती स्वरों के मेल से बनता है, जबकि संयुक्त स्वर का निर्माण 2 विजातीय स्वरों के मेल से बनता है। इसके बाद देखेंगे प्लुत स्वर क्या है। इनका उच्चारण अपेक्षाकृत अति दीर्घ होता है। इनका उच्चारण अपेक्षाकृत क्या होता है? अति दीर्घ होता है। इनमें 2 मात्रा से अधिक समय लगता है। 2 मात्रा से अधिक समय लगता है। इनका कोई चिन्ह नहीं होता, तथापि इनको इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। 3 अंक में यह व्यक्त करते हैं इसे। यह जो प्लुत स्वर होते हैं मुख्य रूप से 3 अंक में होते हैं, जैसे कि ओम, ओ इत्यादि। ये किस प्रकार के स्वर है? प्लुत स्वर है। तो प्लुत स्वर कैसे होते हैं? प्लुत स्वर ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण जो होता है अपेक्षाकृत अति दीर्घ होता है, यानी अधिक समय लगता है। इनमें 2 से अधिक मात्राएं होती हैं और इनका जो प्रतीक है इसको इस प्रतीक से प्रदर्शित करते हैं। ये प्रायः वैदिक संस्कृति में अधिक प्रयुक्त होते थे। हिंदी में नाटक इत्यादि के लेखन में बहुधा इनका प्रयोग किया जाता है। प्लुत स्वर का शाब्दिक अर्थ होता है उछलता हुआ। प्रश्न पूछा जाता है कि उछलता हुआ स्वर किसे कहते हैं? तो प्लुत स्वर को क्या कहते हैं? उछलता हुआ स्वर कहते हैं। इसके साथ साथ इसे बहुमात्रिक या त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। तो बहुमात्रिक या त्रिमात्रिक स्वर किसे कहते हैं? प्लुत स्वर को। इसके बाद देखेंगे स्वरों का जो वर्गीकरण किया गया है जिह्वा के आधार पर। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो अग्र स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के अग्रभाग से हो। जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के अग्रभाग के सहयोग से होता है उसे हम क्या कहते हैं? अग्र स्वर। जैसे ई ए। जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर आप इन स्वरों का उच्चारण करेंगे तो ई ए, इनका उच्चारण जीभ के अग्रभाग से हो रहा है, तो ऐसे स्वर को हम क्या कहेंगे? अग्र स्वर। मध्य स्वर,
जीभ के मध्य भाग ऐसे स्वर जिनका उच्चारण जीभ के मध्य भाग से हो उसे हम क्या कहेंगे? मध्य स्वर। तो मध्य स्वर की संख्या अ का उच्चारण करने में जीभ के मध्य भाग का प्रयोग हो रहा है, तो यह कैसा स्वर है? मध्य स्वर है। अब पश्च स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के पश्च भाग के सहयोग से होता हो उसे हम क्या कहते हैं? पश्च स्वर। जैसे आ, उ, ओ, औ, आ, ये कैसे स्वर है? पश्च स्वर है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि अग्रस्वर क्या है जिनका उच्चारण जीभ के अग्रभाग से हो? या 4 होते हैं, ई, ए। मध्य स्वर जिनका उच्चारण जीभ के मध्य भाग से हो, अ। उसके बाद पश्च स्वर जिनका उच्चारण जीभ के पश्चिम भाग से हो उसे हम क्या कहेंगे? पश्च स्वर। इसके बाद देखेंगे ओष्ठ की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। आवृत्तमुखी स्वर। आवृत्तमुखी स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोलाकार नहीं होते, यानी जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओठ जो होते हैं गोलाकार नहीं होते, वे आवृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ई, ए। यानी आवृत्तमुखी स्वर ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जो ओठ होते हैं वह गोलाकार आकृति नहीं लेते, ऐसे स्वर को हम आवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, ए, इनकी संख्या 5 है। वृत्तमुखी स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण में ओठ वृत्ताकार हो जाते हैं उसे हम वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। जैसे उ, ओ, औ, आ। देख रहे हैं उ के उच्चारण में जो होठ है वह गोलाकार हो जा रहा है। उ, ओ, औ, आ, यह कैसे स्वर कहलाएंगे? वृत्तमुखी स्वर। तो जिनके उच्चारण में जो ओठ है वह गोलाकार नहीं होते वे आवृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। जैसे ए, ई, आ। और वृत्तमुखी स्वर जिनके उच्चारण में ओठ वृत्ताकार हो जाते हैं या गोलाकार हो जाते हैं उनको हम वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे मुख विवर खुलने के आधार पर जो स्वर हैं वह कितने प्रकार के होते हैं। तो संवृत्त स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण मुख विवर लगभग बंद रहता है उसको हम क्या कहते हैं? संवृत्त स्वर। जैसे ई, उ। अर्ध संवृत्त स्वर, जिन स्वर के उच्चारण मुख विवर आधा बंद रहता है उसको हम अर्ध संवृत्त स्वर कहते हैं। जैसे ए और ओ। इसके बाद देखेंगे उच्चारण में नासिका व मुख से प्रवाहित वायु के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। अनुस्वार, जिन स्वर के उच्चारण में वायु मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती हो उसको क्या कहेंगे हम? अनुस्वार। इनकी संख्या 1 है। इनकी संख्या कितनी है? 1 है। अह जो है अनुस्वार स्वर है। कैसा स्वर है? अनुस्वार स्वर है। मौखिक स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में वायु केवल मुख से निकलता हो उसको क्या कहते हैं? मौखिक स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, ई। अब इसके बाद हम बात करेंगे व्यंजन की। इसके बाद बात करेंगे व्यंजन की। देख लेते हैं व्यंजन किसे कहते हैं। ऐसे वर्ड जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हो, ऐसे वर्ड जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हो व्यंजन कहलाते हैं। ऐसे वर्ड जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हो क्या कहलाएंगे? व्यंजन। व्यंजन ये स्वतंत्र नहीं होते। ये क्या होते हैं? स्वतंत्र नहीं होते, अर्थात स्वर तथा स्वर यंत्रों के घर्षण की सहायता से उच्चारण किए जाने योग्य होते हैं। इन्हें निम्न श्रेणियों में बांटा गया है। जो व्यंजन है उसे हम कितनी श्रेणी में बांटे हैं? निम्न श्रेणी में, जिसका हम आगे अध्ययन करेंगे। तो व्यंजन क्या है? व्यंजन का उच्चारण जो होता है वह स्वरों की सहायता से होता है। व्यंजन का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। और व्यंजन कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि अंतस्थ व्यंजन। प्रश्न पूछा जाता है कि अंतस्थ व्यंजन क्या है? तो य, र, ल, व ये किस प्रकार का व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। उसके बाद पंचवर्ग। पंचवर्ग व्यंजन किसे कहते हैं? जैसे क वर्ग के जितने भी वर्ण हैं, क, ख, ग, घ, ङ, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, यानी ये 5 वर्ग को ही हम क्या कहते हैं? पंचवर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचवर्ग। इसके साथ साथ ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? स, स, ह, यानी जितने भी स हैं तीनों स को और ह को मिला दिया जाए तो व्यंजन को क्या कहलाएगा? ऊष्म व्यंजन कहलाएगा। उसके बाद संयुक्ताक्षर व्यंजन।
यह भी चार हैं, छत्री, छ, त्रयत्र, ज्ञ और श्र। यह कैसे व्यंजन है? संयुक्ताक्षर व्यंजन है। इनका जो निर्माण हुआ है क और स को मिलकर बना हुआ है। छत्री, छ, त्र, त और र को मिलकर बना हुआ है। ज्ञ, ज और य को मिलकर बना हुआ है। श्र, श और र को मिलकर यह बना हुआ है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि संयुक्ताक्षर में, जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि जो छ है यह किससे मिलकर बना है, तो क और श से। आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से एक विकल्प आपको चुनना होगा। तो यहाँ पे आप क और स को चुनेंगे। उसी के साथ साथ इन सभी यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि त्र जो है यह किससे मिलकर बना है, त प्लस र से, ज्ञ, ज प्लस अ से, स प्लस र से। उसके बाद आगत व्यंजन किसे कहते हैं? आगत व्यंजन जो कहते हैं, ट वर्ग में ठ, ड़ और ठ, ड़ और ठ के नीचे बिंदु लगाने पर यह क्या बन जाता है? आगत व्यंजन। क्या बन जाता है? आगत व्यंजन। तो ड़, ठ किस प्रकार का व्यंजन है? आगत व्यंजन। इसके बाद इसका हम वर्गीकरण देखेंगे। पंचवर्ग के व्यंजन, पंचवर्ग के व्यंजन, इनको हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, तो पंचवर्ग के व्यंजन को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं, क्योंकि मुख के विभिन्न अवयवों की सहायता से स्पर्श से बोले जाते हैं। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन है, जिनकी कुल संख्या कितनी है? 25। तो पंचवर्ग में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन है। क वर्ग, क, ख, ग, घ, ड़, इसको हम कंठस्थ व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि यह कंठ की सहायता से बोले जाते हैं। तो कंठस्थ व्यंजन क्या है? क वर्ग व्यंजन जो है इसको हम कंठस्थ व्यंजन कहते हैं। च वर्ग, च, छ, ज, झ, ञ, इसको हम तालु व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि यह तालु की सहायता से बोलते हैं। जैसे च, छ, ज, झ, ञ। इसके बाद ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ड़, इसको हम मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। जिह्वा, इसके उच्चारण में जो जिह्वा होती है वह पीछे की ओर मुड़ती है। जीव, जैसा कि आप अगर इसको ट वर्ग का उच्चारण आप करेंगे तो जो जिह्वा है वह पीछे की तरफ से ट, ड़, ढ, ढ, ड़, देख रहे हैं जिह्वा जो है पीछे की तरफ मुड़ रही है, तो इसको मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। इसके बाद त वर्ग, त, थ, द, ध, न, इसको हम दंतव्य व्यंजन कहते हैं, क्योंकि यह दांत की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे कि त, थ, द, ध, न। इसके बाद प वर्ग, प, फ, ब, म, इसको ओष्ठ व्यंजन कहते हैं, क्योंकि यह ओठ की सहायता से बोला जाता है। प, जैसे कि फ, ब, भ, म। तो यह हो गए पंचवर्ग के व्यंजन। प्रश्न यहाँ से जो पूछे जाते हैं कि पंचवर्ग के व्यंजन की कुल संख्या कितनी है? 5 है। इससे किस प्रकार के व्यंजन कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क वर्ग को किस प्रकार के व्यंजन कहते हैं? कंठस्थ व्यंजन। त को तालु व्यंजन, ट को मूर्धन्य व्यंजन, त को दंत व्यंजन और प वर्ग को ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे देख लेंगे, नोट में दिया हुआ है पंचवर्ग के अंतिम अक्षर जो होते हैं। पंचवर्ग के जितने भी व्यंजन हैं उसके अंतिम अक्षर को हम पंचमाक्षर कहते हैं। पंचमाक्षर कहते हैं। इनकी कुल संख्या 5 है। जैसे कि ड़, पंचवर्ग के जितने भी अंतिम वर्ण हैं, जैसे कि ड़, यह क वर्ग का है, ञ यह च वर्ग का है, ड़ यह ट वर्ग का है, उसके बाद न और म। त वर्ग का न हो गया और म, यानी ये सभी जो हैं पंचवर्ग के अंतिम अक्षर जितने भी हैं इसको हम पंचमाक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचमाक्षर कहते हैं। इसके बाद च, छ, ज, झ, ञ को स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। तो प्रश्न यहाँ पे जो पूछा जाता है मुख्य रूप से यही प्रश्न होता है कि पंचमाक्षर व्यंजन किसे कहते हैं?
तो पंचवर्ग के जितने भी अंतिम अक्षर होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, पंचमाक्षर व्यंजन कहते हैं। कभी कभी केवल यह पूछ लिया जाता है प्रश्न में कि जो य है या ड़ है या न है या म है, इसमें से कोई एक रहेगा प्रश्न में। यह पूछ दिया जाएगा कि पंचमाक्षर व्यंजन कौन सा है, तो 4 विकल्प में किसी एक विकल्प में ये 5 जो व्यंजन है इसमें से कोई एक विकल्प वहाँ पे उपस्थित रहेगा, उसी पर हमें टिक करना होगा। इसके बाद देखेंगे अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन यह जिह्वा, दंत, तालु तथा ओष्ठ के अपूर्ण स्पर्श से बोले जाते हैं। यानी अंतस्थ व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण में जिह्वा, दंत, तालु, ओष्ठ का अपूर्ण उपयोग होता है, तो ऐसे व्यंजन को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी जो संख्या है यह 4 है, य, र, ल, व। तो अंतस्थ व्यंजन कितनी है, 4 है, य, र, ल, व। उसमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि यह किस प्रकार का व्यंजन है, यह तालु व्यंजन है। इसके बाद र किस प्रकार का व्यंजन है, मूर्धन्य व्यंजन है। ल दंत व्यंजन है और वह दंत तथा ओष्ठ दोनों को मिलाकर बोला जाता है। इसके बाद प्रश्न यहाँ पे है अर्धस्वर व्यंजन किसे कहते हैं। स्वर और व्यंजन के मध्य कुछ ध्वनियाँ हैं, स्वर और व्यंजन के मध्य कुछ ध्वनियाँ हैं जिनको हम अर्धस्वर कहते हैं। अर्धस्वर व्यंजन जो है वह है य और व। य और व किस प्रकार के व्यंजन है, तो य और व जो है यह व्यंजन जो है अर्धस्वर व्यंजन कहलाते हैं। किस प्रकार के व्यंजन कहलाते हैं, अर्धस्वर व्यंजन कहलाते हैं य और व। इसके बाद है उष्म व्यंजन किसे कहते हैं। इनमें वायु परस्पर घर्षण से निकलती प्रतीत होती है, वायु उष्म को चली जाती है। इनकी कुल संख्या जो है 4 है। इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। उष्म व्यंजन में पहले बता दिया गया है कि जितने भी स हैं, स उसके बाद ह को मिला दिया जाए तो वो व्यंजन कैसा हो जाएगा, उष्म व्यंजन हो जाएगा। इसके साथ साथ ख, ग, ज, फ, व ये भी क्या है, संघर्षी ध्वनियाँ हैं। ख, ग, ज, फ, व संघर्षी ध्वनियाँ हैं। वायु ध्वनि तथा नासिका के प्रयोग के आधार पर भी व्यंजनों के अलग अलग श्रेणी में बांटा गया है। तो उष्म व्यंजन क्या है, जितने भी स हैं उसके साथ ह को मिला दिया जाए तो वह व्यंजन क्या कहलाएंगे, उष्म व्यंजन कहलाएंगे। यह परस्पर घर्षण के साथ निकलते हुए प्रतीत होते हैं। यानी उष्मा जो होता है जैसे लगता है कि बाहर निकलते हुए प्रतीत होता है, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, उष्म व्यंजन कहते हैं। अब इसके बाद देखेंगे वायु की मात्रा प्रयत्न के आधार पर जो व्यंजन है कितने भागों में विभाजित किए गए हैं। पहला देखेंगे अल्प प्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन, इनके उच्चारण में वायु अल्प मात्रा में निकलती है और हाकार की ध्वनि नहीं होती, पंचवर्ग के प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन जो होता है अल्प प्राण व्यंजन कहलाता है। यानी अल्प प्राण व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। प्रत्येक जो पंचवर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा जो व्यंजन है उसी को हम क्या कहते हैं, अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। तो क वर्ग में हो जाएगा, पहला जो होगा क और जो तीसरा है ख और पांचवा जो है ड़, तो इसको क्या कहेंगे हम, अल्प प्राण व्यंजन। पंचवर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, यही आपको याद करना है, पहला, तीसरा और पांचवा को हम क्या कहते हैं, अल्प प्राण व्यंजन। इनके उच्चारण में कम समय लगता है। इसके साथ साथ ही य, र, ल, व यानी अंतस्थ व्यंजन जो है वह भी क्या है, अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। इसके साथ साथ यह भी हमें ध्यान देना है कि जितने भी स्वर हैं वह क्या है, जितने भी स्वर हैं वह अल्प प्राण व्यंजन, जितने भी स्वर में क्या है, अल्प प्राण व्यंजन है। इसके बाद महाप्राण, इनके उच्चारण में श्वास अधिक मात्रा में निकलती है और कंठ से हाकार की ध्वनि सुनाई देती है। पंचवर्ग के प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो
व्यंजन होता है उसको हम महाप्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे क वर्ग में ख और घ, च वर्ग में छ और झ, ट वर्ग में, यानी पंच वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन जो होगा उसको क्या कहेंगे, महाप्राण व्यंजन। इनके उच्चारण में अधिक समय लगता है। इसके साथ साथ उष्म व्यंजन भी क्या है, महाप्राण व्यंजन है, जबकि अंतस्थ व्यंजन जो है अल्पप्राण व्यंजन है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सभी स्वर वायु की मात्रा प्रयत्न के आधार पर अल्पप्राण व्यंजन है। जैसे कि बताया है इससे पहले कि जो अल्पप्राण व्यंजन है, इस जितने भी स्वर हैं वह अल्पप्राण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, उनको अल्पप्राण वर्ण कहते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें ध्वनि की मात्रा के आधार पर व्यंजन को दो भागों में बांटा गया है, यानी ध्वनि की मात्रा के आधार पर जो व्यंजन है इनको दो भागों में बांटा गया है। एक है आघोष, उसके बाद जो है संघोष। आघोष को देखेंगे सबसे पहले हम लोग। नाद प्रयोग की दृष्टि से इनके उच्चारण में स्वर तंत्र अपेक्षाकृत कम झंकृत होते हैं, अर्थात ध्वनि लगभग नागण्य होती हैं, केवल श्वास ही निकलती प्रतीत होती हैं। पंचवर्ग का प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, पंचवर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन जो है वह क्या है, आघोष व्यंजन कहलाता है। जैसे क, ख, च, छ, यानी पंचवर्ग जो है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग का पहला और दूसरा जो व्यंजन होगा वह क्या कहलाएगा, आघोष व्यंजन कहलाएगा। इसके साथ साथ जो स भी कैसा व्यंजन है, आघोष व्यंजन है। जितने भी स हैं वह आघोष व्यंजन कहलाते हैं। इसके साथ साथ देखेंगे दूसरा हम संघोष व्यंजन। नाद प्रयोग की दृष्टि से इनमें स्वर तंत्रिकाएं अधिक झंकृत होती हैं, श्वास झंकार के साथ निकलता हुआ प्रतीत होता है। पंचवर्ग के प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी तीसरा, चौथा और पांचवा को हम क्या कहते हैं, संघोष व्यंजन कहते हैं। क वर्ग में तीसरा, चौथा, पांचवा ग, घ, ड़, ज, झ, य, यह क्या है, यह संघोष व्यंजन है। इसके अतिरिक्त अंतस्थ व्यंजन जो है य, र, ल, वह व्यंजन जो है यह भी क्या कहलाते हैं, संघोष व्यंजन माने जाते हैं। इसके साथ साथ स्वर ध्वनि की मात्रा के आधार पर घोष वर्ण यानी संघोष वर्ण कहलाते हैं। जितने भी स्वर हैं ध्वनि मात्रा के आधार पर घोष वर्ण माने जाते हैं। तो आघोष क्या है और संघोष क्या है। तो आघोष व्यंजन पंचवर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन जो होता है वह आघोष व्यंजन कहलाता है। इसके साथ साथ जितने भी स हैं वह आघोष व्यंजन है, जबकि संघोष या घोष व्यंजन जो होते हैं पंचवर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो व्यंजन है उसको हम संघोष व्यंजन कहते हैं। इसके साथ साथ स्वर वर्ण भी आते हैं। इसके बाद देखेंगे नासिका के प्रयोग के आधार पर भी व्यंजन को दो भागों में बांटा गया है। अनुशासिक व्यंजन, ऐसा व्यंजन जिनका उच्चारण मुख तथा नासिका दोनों से होता हो, अर्थात श्वास मुख तथा नासिका दोनों से जोर देकर प्रवाहित होता हो, तो उसको हम अनुशासिक व्यंजन कहते हैं। और उसके बाद निरुशासिक व्यंजन, ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण नासिका का प्रयोग नहीं होता है और पूरी श्वास मुख से बाहर निकलती है, उसको हम निरुनुशासिक व्यंजन कहते हैं। तो अनुशासिक जिसके उच्चारण में मुख के साथ साथ नासिका का भी प्रयोग हो उसको हम क्या कहेंगे, अनुशासिक व्यंजन। जैसे कि ड़, य, ड़, न, म। और निरुशासिक व्यंजन ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में नासिका का प्रयोग न हो उसको हम निरुशासिक व्यंजन कहते हैं, जैसे क, च, ट इत्यादि। इसके बाद देखेंगे संयुक्ताक्षर व्यंजन किसे कहते हैं। संयुक्ताक्षर व्यंजन किसे कहते हैं। हिंदी में दो व्यंजनों के मेल से जिन संयुक्त व्यंजनों का विकास होता है वे संयुक्ताक्षर व्यंजन कहलाते हैं। इनकी कुल संख्या 4 है। इससे पहले भी हम बताए हैं कि संयुक्ताक्षर व्यंजन क्या है। दो विजातीय व्यंजनों के संयोग से जो
व्यंजन बनता है उसको हम संयुक्ताक्षर व्यंजन कहते हैं, जैसे कि छत्रि छ, त्रय त्र, ज्ञानी ग और श्र। हिंदी में दो व्यंजनों के मेल से बनता है। तो क और स के मेल से कौन बन रहा है? छत्रि छ, त्र, र के मेल से यह बन रहा है। तो संयुक्ताक्षर व्यंजन यही हमें याद करना है। संयुक्ताक्षर व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 है। छत्रि छ, त्रय त्र, ज्ञानी ग और श्र, ये कैसे व्यंजन है? संयुक्ताक्षर व्यंजन है। ये व्यंजन जो होते हैं दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं, और जो दोनों व्यंजन होते हैं यह विजातीय श्रेणी के होते हैं, यानी एक ही श्रेणी के नहीं होते, सजातीय श्रेणी के नहीं होते हैं। इसके बाद देखेंगे हम लोग आगत व्यंजन क्या है। ट वर्ग के दो व्यंजनों के नीचे बिंदु या हर्फ लगाकर उन्हें नया रूप दे दिया जाता है, जिसे हम आगत व्यंजन कहते हैं। इन्हें द्विगुणित व्यंजन या उच्चफेद या उच्चपद व्यंजन भी कहते हैं, जैसे कि ड़, ड। अगर इसके नीचे हम लोग एक बिंदु लगा देंगे या हर्फ लगा देंगे तो इसी को हम क्या कहेंगे? आगत व्यंजन। इसको द्विगुणित व्यंजन और उच्छेपित व्यंजन भी कहते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल आप लोग देख रहे हैं, घड़ी, कपड़ा, साड़ी, और ये जो है मोढ़ा, कड़ाही, लुढ़कना। अब इसके बाद अनुस्वार व्यंजन किसे कहते हैं? अनुनासिक व्यंजन में भेद, दोनों में भेद देख लेंगे हम लोग। अनुस्वार में नाक से अधिक वायु निकलती है तथा मुख से कम निकलती है। इसे हम बिंदु के रूप में वर्ण के ऊपर लगाते हैं, जैसे अंक, अंश, अंकड़, शंकर में किसका प्रयोग हुआ है? अनुसार का। किसका प्रयोग हुआ है? अनुसार का। जबकि अनुशासिक में नाक से कम वायु निकलती है तथा मुख से अधिक वायु निकलती है। जब शब्दों का तद्भव रूप पढ़ा जाता है, इसमें शब्दों का तद्भव रूप पढ़ा जाता है, जैसे कि दांत, आंत, अंगूठा। हिंदी वर्णमाला यह सब हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। इसका इसे हम लोग देख लेंगे, एक बार इसका रिपीट कर लेंगे हम लोग। तो स्वर कितने हैं? स्वरों की संख्या 13 है। इसमें मूल स्वर जो पंडित कामता प्रसाद गुरु के द्वारा जो स्वरों को माना गया था वह 10 था। अब इसमें जो ऋषि हैं, ऋषि ऐसा स्वर है जो व्यंजन और स्वर दोनों के योग से मिलकर बना हुआ है। उसके साथ अंग और अ को अयुग्वा स्वर कहते हैं। अंग और अ को कैसा स्वर कहते हैं? अयुग्वा स्वर कहते हैं। इसके बाद पंचवर्ग देख लेंगे हम लोग। पंचवर्ग जैसे क वर्ग हो गया, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, फ वर्ग। अब इसके बाद इसमें हम अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि पंचमाक्षर व्यंजन किसे कहते हैं, तो पंचवर्ग का जो अंतिम अक्षर होते हैं, अंतिम व्यंजन जो होते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? पंचमाक्षर व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 5 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 5 होती है। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखें, हास्य स्वर किसे कहते हैं? अगर देखा जाए हास्य स्वर किसे कहते हैं, तो जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उसको हम हास्य स्वर कहते हैं। अगर हास्य स्वर देखेंगे तो इसे हम एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। इसमें केवल एक मात्रा होता है। तो हास्य स्वर कौन सा है? अ हो गया, एक ई हो गया, एक उ हो गया। यह कैसा स्वर है? हास्य स्वर है। इसके साथ साथ ऋषि को भी हास्य स्वर कहते हैं। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पे देख लें, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है। इससे द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, यानी इसमें 2 मात्राएं होती हैं। तो आ द्विमात्रिक स्वर है, यह दीर्घ स्वर कहलाएगा। ई और इसके साथ साथ उ, यह कैसे स्वर है? दीर्घ स्वर कहलाएंगे। इसके बाद संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? ऐसे स्वर जो 2 विजातीय स्वरों के मेल से बनते हैं उसको हम संयुक्त स्वर कहते हैं। इनकी संख्या इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इनकी जो संख्या होती है वह 4 है। तो संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? एक तो ए है, ओ है और औ। यह कैसे स्वर है? संयुक्त स्वर है। अब इसके बाद एक है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? इसे हम उछलता हुआ स्वर या बहुमात्रिक स्वर कहते हैं। जैसे कि अगर आपको ओम लिखना है तो ओम में
जो स्वर का प्रयोग किया गया है वह प्लुत स्वर है। इसके साथ साथ अंग और कैसे स्वर हैं, तो यह अयोग्यवाह स्वर है। कैसे स्वर है, अयोग्यवाह स्वर है। अगर इसमें भी अंग की बात की जाए तो यह अनुस्वार स्वर कहलाता है, जबकि जो है यह विसर्ग स्वर कहलाता है। अगर व्यंजन की बात की जाए तो पंचवर्ग के जो व्यंजन है इसकी बात की जाए तो पंचवर्ग में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग आते हैं। तो इसको हम पंचवर्ग व्यंजन सभी को मिला करके कहते हैं पंचवर्ग व्यंजन कहते हैं। इन्हें स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। जैसे से पहले बता दिया गया है कि पंचवर्ग को स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। इनकी कुल संख्या जो है 25 है। इसके बाद इसके साथ साथ जो पहला व्यंजन है यानी क वर्ग को हम कंठस्थ व्यंजन कहते हैं, च वर्ग को तालु व्यंजन कहते हैं। कंठस्थ व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कंठ की सहायता से बोले जाते हैं। च वर्ग को हम तालु व्यंजन कहते हैं क्योंकि इसके उच्चारण में तालु का उपयोग किया जाता है। ट वर्ग को हम मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं क्योंकि इसके उच्चारण में जो जिह्वा होती हैं वह पीछे की तरफ मुड़ती हैं। त वर्ग जो होता है इसको हम दंत व्यंजन भी कहते हैं क्योंकि इसके उच्चारण में दांत का प्रयोग किया जाता है। प वर्ग को हम ओष्ठ व्यंजन भी कहते हैं क्योंकि इनके उच्चारण में ओष्ठ का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ पंचमाक्षर व्यंजन किसे कहते हैं, इसके अंतिम अक्षर यानी पंचवर्ग के अंतिम अक्षर को हम पंचमाक्षर कहते हैं। इनकी संख्या 5 होती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अंतस्थ व्यंजन क्या है। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। उसमें व्यंजन स और ह को मिला दिया जाए तो उसमें व्यंजन कहलाता है संयुक्ताक्षर व्यंजन। क्षत्रिय क्षत्रियत्र ज्ञानी का स्र को हम संयुक्ताक्षर व्यंजन कहते हैं। आगत व्यंजन ड़ और ढ को हम किस प्रकार के व्यंजन कहते हैं, आगत व्यंजन। तो टोटल व्यंजनों की संख्या जो हो जाएगी आपकी 52 यानी 52 है। इसके बाद हम लोग देखेंगे परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उसको हम लोग देख लेंगे। भाषा की सबसे छोटी प्राथमिक इकाई क्या है। भाषा की सबसे छोटी प्राथमिक इकाई क्या है, तो ध्वनि। ध्वनि क्या है, भाषा की सबसे छोटी प्राथमिक इकाई है। ध्वनि का नियंत्रण ही कहलाता है वर्ड, यानी ध्वनि का जो लिखित रूप है वह क्या कहलाता है, वर्ड कहलाता है। वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है, वर्णमाला। जैसे क, ख, ग, घ, अंग यानी वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाएगा, वर्णमाला कहलाएगा। स्वर क्या होते हैं, स्वर स्वतंत्र, जो उच्चारण में क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। स्वर जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं, जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसको व्यंजन कहते हैं, जैसे कि क, ख, ग, घ। इसके बाद किस स्वर में स्वर और व्यंजन दोनों का मेल है। प्रश्न यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस स्वर में स्वर और व्यंजन दोनों का मेल है। तो ऋषि में स्वर और व्यंजन दोनों का मेल है। र प्लस ई, यह र और ई से मिलकर बने हुए हैं। आगत स्वर, इससे पहले बता दिया गया है आगत स्वर क्या है। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार मूल वर्ण कितने हैं, तो इन्होंने मूल वर्ण की संख्या बताया है 43। हिंदी में प्रचलित कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो 52 52 है। वर्णों के कितने भेद होते हैं, तो बता दिया गया है 2 भेद होते हैं, एक स्वर होता है दूसरा व्यंजन होता है। हास्य स्वरों की संख्या कितनी है, तो हास्य स्वर जो है इनकी संख्या 4 होती हैं। हास्य स्वर जैसे कि जिनके उच्चारण में कम समय लगे और इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। ई, उ और ऋषि जो है हास्य स्वर है। संयुक्त स्वर किसके मेल से बने हैं, संयुक्त स्वर जो होते हैं मूल स्वरों के मेल से बने हुए हैं। हिंदी में अयोग्यवाद ध्वनि क्या है, अंग और बताया गया है। अनुस्वार ध्वनि अंग है और विसर्ग ध्वनि है। एक मात्रिक स्वर किसे कहते हैं, हास्य स्वर कहते हैं। द्विमात्रिक स्वर दीर्घ स्वर कहते हैं। बहुमात्रिक या उछलता हुआ स्वर किसे कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। हिंदी में उत्क्षेपित, द्विगुणित या द्विस्पृष्ट ध्वनि क्या है, ड़ और ड़। जब इनके नीचे बिंदु लग जाता है तो यह क्या कहते हैं, उत्क्षेपित, द्विगुणित या द्विस्पृष्ट ध्वनि कहलाते हैं। हिंदी में पंचमाक्षरों की संख्या कितनी है, तो 5 है, यानी पंचवर्ग के अंतिम जितने भी अक्षर हैं उसको हम पंचमाक्षर कहते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ड़, ड़, न, म। हिंदी के पंचवर्ग हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, इनकी संख्या 25 है। हिंदी में संयुक्त व्यंजन क्या है,
संयुक्त व्यंजन छत्तीस छत्र यत्र ज्ञानी का स्र है। हिंदी में अंतस्थ व्यंजन य र ल व अंत्यस्थ व्यंजन है। हिंदी में उष्म व्यंजन क्या है? स स स और ह को मिला दिया जाए तो उष्म व्यंजन कहलाता है। हिंदी व्यंजनों में अर्धस्वर व्यंजन, हिंदी व्यंजनों में अर्धस्वर व्यंजन क्या है? य और व को क्या कहते हैं? अर्धस्वर व्यंजन कहते हैं। देवनागरी को लोकनागरी की संज्ञा दी थी, किसने दी थी? विनोबा भावे ने। देवनागरी के प्रचार को राष्ट्रीय आंदोलन कहा गया, तिलक ने। देवनागरी के प्रचार को राष्ट्रीय आंदोलन कहा, तिलक ने कहा था। हिंदी के प्रचार की सबसे पुरानी संस्था है नागरी प्रचारिणी संस्था, काशी जो है इसकी पुरानी संस्था है। नागरी लिपि का उद्भव 8वीं या 9वीं शताब्दी में हुआ है। लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है अष्टाध्यायी में। कहाँ पे? अष्टाध्यायी में इसका सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। उत्तर प्रदेश में गठित देवनागरी लिपि के सुधार समिति के अध्यक्ष कौन है? आचार्य नरेंद्र देव हैं। पंचवर्ग के व्यंजन कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। सवर्ण स्वर हैं जो समान स्थान व प्रत्यय से उत्पन्न हो, उसे हम सवर्ण स्वर कहते हैं। ध्वनि यंत्र बताया गया इससे पहले, फेफड़ा, ग्रसनी, जिह्वा, तालु, दंत, ओष्ठ, नासिका, ये क्या है? ध्वनि यंत्र हैं। ध्वनि इन्हीं के साथ उत्पन्न होता है। हल लगाया जाता है, मूल वर्णों में लगाया जाता है। य का प्रयोग त्रुटिपूर्ण ढंग से किसके साथ मिलकर किया जा सकता है? ज के साथ य का प्रयोग त्रुटिपूर्ण ढंग से मिलकर किया जा सकता है। ऋषि को छोड़कर के अंग और अ के साथ सब स्वरों के परस्पर मिलाप को क्या कहते हैं? 12 खाड़ी कहते हैं। जैसे क, का, की, कू, कू, इनका उपयोग इसके साथ मिला करके जब होता है तो इसी को हम क्या कहते हैं? 12 खाड़ी कहते हैं। तल, बिंदु, नुक्ता अथवा हर्फ किस भाषा की विशेषता है? अरबी भाषा की विशेषता है। अग्रस्वर जो जीभ के अग्रभाग से हो इसको हम अग्रस्वर कहते हैं, 4 होते हैं। मध्य स्वर जो जीभ के मध्य भाग से इनका उच्चारण हो तो इसको मध्य स्वर कहते हैं। पश्च स्वर अ, आ, उ, औ, आ, ये कैसे स्वर है? पश्च स्वर है। लुंठित स्वर र को हम क्या कहते हैं? लुंठित स्वर कहते हैं। लुंठित व्यंजन कहते हैं। किसे हम पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं? किसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं? तो ल को क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। क्षत्रिय स व्यंजन किसके संयोग से मिलकर बना हुआ है? क और स के संयोग से मिलकर बना हुआ है। एक प्रश्न यहाँ पे, उदासीन स्वर किसे कहते हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अ को क्या कहते हैं? उदासीन स्वर कहते हैं। संवृत स्वर कौन है? ई प्लस उ संवृत स्वर है। ऋषि किस स्वर और व्यंजन के योग से मिलकर बना हुआ है? र प्लस ई से। विवृत स्वर के अंतर्गत आता है आ, ए, ओ, औ, विवृत स्वर के अंतर्गत आता है। अर्ध संवृत स्वर हैं ई, उ। अर्ध विवृत स्वर कहे जाते हैं अ, ए, ओ। वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो वर्णमाला में स्वरों की संख्या जो है 11 है। अगर अयोग्य वाह को भी मिला दिया जाए तो स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 13। काकल्य ध्वनि है, काकल्य ध्वनि जो है ह को उसको काकल्य ध्वनि कहते हैं। संघर्षी ध्वनि के अंतर्गत आते हैं तो उष्म व्यंजन जो है इसको हम संघर्षी ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। शब्दों के तद्भव रूप में लगाया जाता है, तो तद्भव में लगाया जाता है अनुशासिक चिन्ह, यानी जहाँ पर भी इस चिन्ह का प्रयोग किया जाए तो वह क्या होगा? तद्भव होगा। स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को हम कहते हैं, स्वर के उच्चारण में जो समय लगता है उसको हम मात्रा कहते हैं। विवृत मुखी स्वर हैं, विवृत मुखी स्वर जो हैं अ, उ, ओ, औ। आवृत मुखी स्वर आ, ई, ए। यानी आवृत मुखी स्वर ऐसे होते हैं जिनके उच्चारण में जो होठ होते हैं वह गोलाकार आकृति नहीं लेते, जबकि विवृत मुखी स्वर में जो ओठ होते हैं वह गोलाकार आकृति लेते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। हिंदी वर्तनी का माननीकरण शीर्षक पुस्तिका प्रकाशित हुई थी 1967 में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। संस्कृत की देवनागरी वर्णमाला में शामिल किन अक्षरों को हिंदी के मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? तो ऋषि को, ल, इनको जो मानक वर्णमाला है उसमें स्थान नहीं दिया गया है। भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो 343 के ए में निहित है और फर्स्ट में निहित है। व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण का वैशिष्ट्य है, तो ब वर्ण का जो वैशिष्ट्य है वह है
द्योष्स स्पर्श अल्प्राण घोष निरून शासिक्स। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।